हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 2 नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी का भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें अभी प्रायद्वीपीय पठार हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इधर लिखा भी है इधर बोर्ड पे प्रायद्वीपीय पठार का इंट्रोडक्शन में है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है प्रायद्वीपीय जो भी भूभाग होता है वह 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, कम से कम 3 ओर से। जैसे कि हमारा भारत है, तो हम पढ़ भी भारत के बारे में रहे। हाँ, ये प्रायद्वीप ही है पूरा, यहाँ से गुजरात से लेकर उड़ीसा तक, पश्चिम बंगाल तक, ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत आता है। प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से हुआ है। तीसरा पॉइंट है प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड सबसे पहले पृथ्वी एक ही भाग में थी, उसके बाद में दो, जो नॉर्थ वाला हिस्सा था वह अंगारा लैंड कहलाया, अंगारा लैंड। साउथ था वह गोंडवाना लैंड कहलाया, गोंड लैंड, गोंडवाना लैंड कहलाया। बहुत समय पहले ये भूभाग अफ्रीका से सटा हुआ था। मैं आपको बना के दिखाता हूँ छोटा सा रफली मैप। दिखता नहीं होगा ये, दूसरा बनाता हूँ। कुछ ऐसा अफ्रीका, तो ये वाला है ना अफ्रीका हॉर्न, सिंग मतलब यहाँ से ये वाला क्षेत्र सटा हुआ था। बहुत समय पहले ये भूभाग अफ्रीका से सटा हुआ था, विशेषकर अफ्रीका महाद्वीप के सोमालिया। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सोमालिया देश है। इस हॉर्न में 4 देश आते हैं। 4 देश में है सोमालिया सबसे बड़ा है, इथियोपिया है, केन्या है, ये देश इसमें आते हैं। बट सोमालिया सबसे पूर्वी देश आता है इसमें। हालांकि प्रायद्वीपीय पठार विवर्तनी की दृष्टि से पूरी तरह से स्थित है। इसी कारण और यही वजह है कि आपको दक्षिण भारत में भूकंप की मात्रा कम मिलती है देखने को। यदि आता भी है तो 3, 2, 4 बस। अभी आया था उत्तर भारत में और नेपाल में 5.5 रिएक्टेल का। तो दक्षिण भारत में उत्तर के मुकाबले उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में कम भूकंप देखने को मिलते हैं। संरचना मैं आपको बना के दिखाता हूँ। लगभग ऐसा स्ट्रक्चर रफली है, मुझे बनाना नहीं आता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसा बनाते हैं। तो इसमें मध्य उच्च भूमि, इसकी 2 प्रमुख भूमियां हैं। ये मध्य उच्च भूमि तथा दूसरी दक्कन का पठार।
मध्य उच्च भूमि में ये वाला आ गया बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा का पठार, बघेलखंड। मध्य, तीनों को मिला के मध्य उच्च भूमि बोलते हैं, तीनों को एक साथ मध्य उच्च भूमि बोलते हैं। नहीं फिर ये दक्कन का पठार आ गया इधर, बोलते हैं शिलोंग का पठार, शिलोंग प्लेट्यू, प्लेट्यू सब में लगा लेना। बट ये तीन जो भूमियां है ना, इन तीनों को मिला के बोलते हैं इसको दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू। इन तीनों भूमियों को मिलाकर बोलते हैं मध्य उच्च भूमि। इस प्रायद्वीपीय पठार में यही दोनों मुख्य भूमियां हैं, मध्य उच्च भूमि है, दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार के दो प्रमुख भूमियां हैं, पहली मध्य उच्च भूमि तथा दूसरी दक्कन का पठार। शिलोंग पठार पश्चिम से पूरब की ओर, शिलोंग प्लेट्यू शिलोंग पठार पश्चिम से पश्चिम से पूरब की ओर तीन महत्वपूर्ण घाटी श्रृंखला हैं, तीन घाटियां श्रृंखलाएं हैं। पहली है गारो खासी तथा जैंतिया, गारो खासी तथा जैंतिया। दक्षिण भारत के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, पूर्वी घाट, पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई, पूर्वी घाट की ऊंचाई
तुलना में अधिक है। पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत जो है उसमें घाट हैं, पूर्वी घाट एंड पूर्वी घाट एंड पश्चिमी घाट, दो घाट हैं। बट जो पूर्वी घाट है वह चलो तो जो पूर्वी घाट है वह सतत विकास नहीं है, सतत विस्तार नहीं है इसका। ये कई जगह से कटा हुआ है। यहाँ से जो भी नदियाँ बहती हैं, महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, ये और भी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, उन्होंने कई जगह से पूर्वी घाट को काटा हुआ है। बट पश्चिमी घाट में कंटिन्यू है। यहाँ पे इधर से तापी नदी और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, लेकिन वहां से दक्षिण तक कंटिन्यू है, लगातार है। ये इसका सतत विस्तार है, पश्चिमी घाट का सतत विस्तार है एंड पूर्वी घाट का सतत विस्तार नहीं है। दक्षिण भारत के पश्चिम में पश्चिम घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है, तो वहीं पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर की है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। ये सतत विस्तार नहीं है क्योंकि बंगाल में गिरने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के द्वारा पूर्वी घाट को कई जगहों से काटा गया है। पश्चिम घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है। घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के ऊंचे शिखर पश्चिमी घाट के ऊंचे शिखर पहला है अन्नामुड़ी, सौ मीटर एवं पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी शिखर है। शिखर है जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर की है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीप के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। ये बहुत अपरदित व खंडित पहाड़ियां हैं। अरावली का विस्तार गुजरात से लेकर राजस्थान व दिल्ली में मजनू के टीले तक है। पश्चिम उत्तर पश्चिम का मतलब पश्चिम ये है, इस टाइप से बनावट है। पश्चिम उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी दो चोटियां हैं। पहली का नाम वहीं दूसरी गुरु शिखर।
राजस्थान के अरबदा पहाड़ों में एक चोटी है। पहाड़ों में स्थित है। इसकी ऊंचाई, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722। माउंट आबू की हाइट है 1222 20 1220 मीटर और 1222 मीटर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल राजस्थान, इधर सिरोही जिला है, जैसलमेर है इधर। यहाँ पे सबसे कम मात्रा में वर्षा होती है जैसलमेर में। तो ये जो पूरा भाग है ये भारतीय मरुस्थल है, भारतीय थार मरुस्थल। ये वाला एरिया जो है ये पाकिस्तान में आ जाता है। इसका भाग पाकिस्तान में भी और ये इंडिया। ये जो थार का मरुस्थल का जो मैदान है ये भारत और पाकिस्तान दोनों में है, बट ज़्यादा एरिया जो है वो इंडिया में है और पाकिस्तान में थोड़ा कम है। भारतीय मरुस्थल इंडियन रिजर्व अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। ये बालू के टिब्बे से ढका हुआ तरंगित मैदान है। ये बालू के टिब्बे से ढका हुआ मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम की वर्षा देखने को मिलती है या होती है। यहाँ शुष्क जलवायु के कारण वनस्पतियां बहुत कम हैं। यहाँ वर्षा के समय कुछ सरिताएं दिखती हैं। सरिताएं का मतलब है यहाँ वर्षा के समय कुछ नदियां दिखती हैं, उसके बाद वे विलीन या विलुप्त हो जाती हैं। पर्याप्त मात्रा में जल न मिलने के कारण वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, सरिताएं दिखती हैं। सरिताएं मतलब नदियां हो गया और तरंगित, ये बालू के टिब्बे से ढका हुआ तरंगित मैदान है। तरंगित का मतलब समझो बालू है तो ये आपको कई बार इतना ये मैदान है समझो ये पूरा रेत का, तो कई बार आपको ऐसे दिखेगा ऐसे तरंग के जैसा, ये रेत के मैदान होंगे। तरंगित मैदान, तरंगित मैदान है, ठीक है, तरंगित मैदान है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी, यहाँ की इस क्षेत्र की थार मरुस्थल की सबसे थार मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 400 किलोमीटर है। ये नदी अजमेर से बहकर, ये नदी अजमेर से निकलकर गुजरात के कच्छ के मैदान में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के मैदान में आके मिल जाती है ये नदी। लूनी नदी राजस्थान में 330 किलोमीटर पर प्रवाहित होती है। लूनी नदी राजस्थान में लूनी नदी, लूनी रिवर
राजस्थान में 330 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है होती है, कच्छ के रण में मिल जाती है। बाकी बाद में ये 300 किलोमीटर राजस्थान की सबसे बड़ी लूनी नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है। ये अजमेर से बहती है राजस्थान में। जब राजस्थान में बहती है तो ये 330 किलोमीटर बहती है और ये बहते हुए गुजरात में गुजरात के कच्छ मैदान में मिल जाती है। तटीय मैदान, इसके पहले अभी हमने पढ़ा था भारतीय मरुस्थल, और अभी पढ़ रहे हैं तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन। इसका परिचय है। तटीय मैदान भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में संकरी पेटी में स्थित जलोढ़ निर्मित संरचना है। संकरी मतलब पतली पट्टी में जलोढ़ निर्मित संरचना है, जिसकी उत्पत्ति प्लेस्टोसीन युग से होलोसीन युग तक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ को के इकट्ठा होने से हुई है, तथा साथ ही समुद्री तरंगों लहरों द्वारा अपरदन की प्रक्रिया एवं निक्षेपण का भी इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान हो गया ये अपना। प्रायद्वीपीय भारत से इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है जैसे प्रायद्वीपीय भारत मतलब प्रायद्वीपीय के साथ अब आपके दो पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट भी वही है, तट भी वही है, मैदान भी वही है, नहीं, तीनों चीजें अलग अलग हैं। पूर्वी घाट का मतलब ये जो पहाड़ी क्षेत्र है इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, और ये मैदान है। यहाँ पे मैदान पूर्वी घाट की ऊंचाई औसत ऊंचाई है इसकी 600 मीटर। औसत चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर। और फिर ये तटीय मैदान, सॉरी तटीय पूर्वी तट, पश्चिमी तट की पश्चिमी मैदान है 40 से 50 किलोमीटर, ठीक है। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है 900 से 150 मीटर, 1500 मीटर की, ठीक है। तो ये मेरे बताने का साफ साफ मतलब यही था आप लोगों को समझाने का कि कोई प्रायद्वीपीय पठार कहता है तो कई बार बच्चे क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि पूर्वी घाट भी वही है, मैदान भी वही है और तट भी वही है। लेकिन रियल में क्या है कि तीनों चीजें अलग अलग हैं। तट मतलब जहाँ पानी और स्थल जमीन का मिलाप होता है तट कहलाते हैं। तट, वह तट होता है, तट बोलते हैं उसको। तो ये तट है, इधर समुद्र है, और ये हमारी हिंदुस्तान की भूमि है इधर। ये तट हो गया, ये मैदान हो गया, ये घाट हो गया। इसको बोलते हैं कठियावाड़। कठियावाड़ तट, गोवा तक। कोकण तट, और ये कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, और ये नीचे आ जाता मालाबार तट। मालाबार तट।
उड़ीसा, उड़ीसा तट या उत्कल तट भी बोलते हैं। उड़ीसा, उत्कल तट या उड़ीसा तट भी बोलते हैं इसको। और फिर उसके नीचे है आंध्रा तट, इसके नीचे है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, और ये इसके बीच में आ जाता है आंध्रा गोलकोंडा तट। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। मुख्य तौर पर 7 तट हैं। ओली तटीय मैदान के बारे में, ओली पश्चिमी अभी हम सिर्फ पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में जानेंगे। गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। औसत चौड़ाई इसकी इसकी औसत चौड़ाई 30 से 40 किलोमीटर है। सबसे अधिक चौड़ाई नर्मदा व तापी नदी के मुहाने पर है। यहाँ ये नर्मदा तापी यहाँ पर है सबसे ज़्यादा इसकी अधिक। एक दूसरा मैप बना देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे सबसे अधिक चौड़ाई है, सबसे अधिक चौड़ाई नर्मदा व तापी नदी के मुहाने पर है। ये क्षेत्र लगभग 80 से 100 किलोमीटर तक चौड़ा है। पश्चिम मैदान कम चौड़ा होने पश्चिम मैदान के कम चौड़ा होने का मुख्य कारण यहाँ की छोटी नदियों का गिरना है। सपोज करो ये पहाड़ है, अभी यहाँ से नदी बहती है और ऐसे गिरती है। ये पश्चिमी मैदान के कम चौड़ा होने का मुख्य कारण यहाँ की छोटी नदियों का गिरना है। ये पश्चिम घाट के पश्चिम से निकलने वाली नदियाँ एस्चुरीज का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा का। एस्चुरीज मतलब ज्वार नदमुख। एस्चुरीज का ये पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ एस्चुरीज या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। एक बात मैं और बताऊँ, यहाँ पे सबसे अधिक जो पश्चिम घाट पे यहाँ पे सबसे अधिक होने वाली फसल पश्चिमी तटीय मैदान पर मुख्यतः ये लिखना है, नोट्स में लिख लेना, पश्चिमी तटीय मैदान में मुख्यतः काजू, चाय, कॉफी, काजू, चाय, कॉफी, काजू, चाय, कॉफी, नारियल, चावल व मसालों की खेती होती है। नारियल, चावल व मसालों की खेती होती है। पश्चिमी घाट पर मुख्यतः काजू, चाय, कॉफी, नारियल, चावल और मसालों की खेती होती है। इतना आप नोट्स बना लेंगे, बराबर बनाते चलें साथ में। देखो आप ये पूरा याद नहीं रख सकते, इसलिए आपको ये नोट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक बार देखेंगे वीडियो, 2 बार देखेंगे, ऐसे कब तक वीडियो देखेंगे। यदि आप अपने नोट्स बनाते चलेंगे तो आप कभी भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, कभी भी शॉर्ट में पढ़ भी सकते हैं। और ये मैंने बहुत ही सिंपल करके आपको समझाया है।
कई बार इसमें मुझे कई जगह से भी चीज़ें लाने की ज़रूरत पड़ जाती है इसके अंदर, क्योंकि आपकी 9th क्लास के एनसीईआरटी में उतना कुछ नहीं दिया हुआ रहता है। जैसे यही नहीं दिया हुआ रहता है जो मैंने इधर लिखवाया है, पश्चिमी मैदान में मुख्यतः काजू, चाय, ये भी 9th क्लास के एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी ऐड करा दिया। तो आप नोट्स बनाते चलें, इसके साथ आपकी एक बेहतर तैयारी होगी। एसएससी के लिए भी ये बहुत बेहतर है। इसका विस्तार हुगली नदी से कन्याकुमारी तक है। औसत चौड़ाई 180 से 100 किलोमीटर तक है। पूर्वी मैदान की सर्वाधिक चौड़ाई तमिलनाडु में है यह, क्योंकि ये समझो घाट है, तो ये यहाँ पे सर्वाधिक चौड़ाई है, सर्वाधिक चौड़ा है मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, कुछ लेगून झीलें पूर्वी तटीय मैदान में कुछ लेगून झीलें में, लेगून झीलें कैसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे एक झील ये है जो तमिलनाडु का पुलिका पूर्वी तटीय मैदान में कुछ लेगून झीलें भी हैं। पुलिकट झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये है पुलिकट झील। पुलिकट झील, इसी झील में श्रीहरिकोटा, इसी झील के मध्य आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। यहीं पे श्रीहरिकोटा स्थित है। उड़ीसा में एक झील है, चिल्का झील, इसका नाम है चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये झील पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। ये तमिलनाडु लग जाता है इधर, और ये आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु। ठीक है, अभी बराबर समझ में आया ना। इस टाइप की जो जैसे अभी ये कुछ अभी ये मेन बॉर्डर है समझो, तो ये जो लेगून झील होती है, वे इस टाइप से अपना आकार बना लेती है, इस टाइप से। तो थोड़ी सी ये इधर पानी समुद्र का पानी और झील का पानी लगभग एक ही होता है, इसलिए इनको लेगून झीलें बोलते हैं। जहाँ पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ एस्चुरीज का निर्माण करती हैं, तो वहीं पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ मेन तौर से बड़ी नदियाँ हैं, तो इनको ही हम कह सकते हैं कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी मैदान की नदियाँ डेल्टा इसलिए बनाती हैं क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का ढलान बहुत ही कम है। और इसका जो तट है वो मैं आपको बताता हूँ। उत्कल उड़ीसा, उत्कल तट और गोलकुंडा, गोलकुंडा तट, कोरोमंडल तट।
कोरोमंडल तट। इस मैदान में मुख्यतः पूर्वी मैदान में की जाती है। बस इतना था अपना मैदान और तटीय मैदान। मैंने लगभग आपको पूरा प्रायद्वीपीय भारत पढ़ा दिया है और प्रायद्वीपीय भारत के साथ साथ मैदान भी पढ़ा दिए हैं आपको, तटीय मैदान। और इसमें हमारा सबसे आखिरी यही था पूर्वी, तो इसमें मैंने ये भी आपको पूरा कंटिन्यू करा दिया है। पूर्वी तटीय मैदान में मुख्यतः पूर्वी तटीय मैदान में मुख्यतः जो फसलें उगाई जाने वाली फसली चावल, नारियल, गन्ना आदि, और भी मसाले भी हो सकते हैं, मसाले भी उगाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा इसमें सिर्फ द्वीप रह गए हैं, द्वीप। अब हम द्वीप कराने वाले हैं इसमें। भारत में मुख्य स्थल के अलावा हिंद महासागर में बहुत से द्वीप हैं। हिंद महासागर में कुल द्वीप की संख्या 247 है, 204, जिसमें से 204 बंगाली की खाड़ी में स्थित हैं एवं 43 द्वीप अरब सागर में स्थित हैं। मुख्य रूप से दो द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में, एक बंगाल की खाड़ी में और एक अंडमान निकोबार, सॉरी, एक बंगाली खाड़ी में, अंडमान निकोबार एंड अरब सागर में द्वीप समूह मुख्य तौर से। बट 204 जो द्वीप हैं वे अंडमान निकोबार में हैं, आई मीन बंगाली खाड़ी में हैं, और जो 43 द्वीप हैं वे अरब सागर में हैं, अरब सागर में स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीप अराकान योमा का ही भाग है जो जल के ऊपर उठा हुआ है। अराकान योमा, जैसे मैं आपको पूरा मैप बनाकर ही दिखाता हूँ। ये हो गया। इसके साथ ही साथ यहाँ से ये अपना ये आ गया म्यांमार। तो जो म्यांमार के नीचे का भाग है, अभी मैं आपको बताता हूँ, जो म्यांमार के नीचे का भाग है ये समझ लीजिए सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है। अभी ये जो हिस्सा है, ये वाला म्यांमार, तो ये म्यांमार के नीचे जो अराकान योमा की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे, ये फिर इनके नीचे है अंडमान निकोबार है, ये द्वीप है हमारे। यहाँ पे जो पर्वत है अराकान योमा, उसका ही ये हिस्सा है जो जमीन, जो पानी के ऊपर उठा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में द्वीप, बंगाल की खाड़ी में द्वीप अराकान योमा का ही भाग है जो कि जल के ऊपर उठा हुआ है, जबकि अरब सागर में द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट और प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित है। प्रवाल भित्तियां कुछ इस तरीके के हो गए, मैं आपको एक छोटा सा मैप बना के दिखाता हूँ, कुछ ऐसा प्रवाल भित्तियां। अब इसमें ऐसे होंगे द्वीप, ऐसे होंगे छोटे छोटे, है ना, ये इस टाइप के होते हैं भित्तियां। बीच में कुछ, इसको प्रवाल द्वीप कहते हैं, प्रवाल द्वीप है ये, ठीक है। बट जो अरब सागर में जो द्वीप हैं, उनमें सबसे जो बड़ा द्वीप है उसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा द्वीप है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अरब सागर में जो द्वीप समूह है लक्ष
द्वीप भारत का छोटा केंद्र शासित राज्य है, जो एक प्रवाल द्वीप है। इसका सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट है, एंड्रोट है। है 9 डिग्री चैनल, मतलब 9 डिग्री की जो लाइन है वो मिनिकॉय और मिनिकॉयबा है। लक्षद्वीप के मध्य है, मिनिकॉयबा लक्षद्वीप के मध्य है। ठीक है, अभी अपना फाइनल हो गया। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। भारतीय द्वीप समूह आइसलैंड भारत में मुख्य स्थल के अलावा हिंद महासागर में 247 द्वीप हैं। मुख्यतः इनको दो द्वीप समूह माना जाता है। एक हिंद महासागर में द्वीप समूह है जो लक्षद्वीप है, और दूसरा बंगाली खाड़ी में द्वीप समूह है जो कि अंडमान एंड निकोबार है। 204 बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप बंगाली खाड़ी में स्थित हैं एवं 43 द्वीप अरब सागर में स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी में द्वीप अर्कानयोमा का ही भाग है जो कि जल के ऊपर उठा हुआ है, जबकि अरब सागर में द्वीप प्राचीन भूखंड के अवशिष्ट और प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। इसका सबसे बड़ा जो द्वीप है वे एंड्रोड है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य स्थित है। अर्कानयोमा की पहाड़ी ये है, म्यांमार में है। अर्कानयोमा के जो पर्वत हैं वे म्यांमार में है, और म्यांमार के जस्ट नीचे हमारा अंडमान एंड निकोबार है, जो भारत जिसपे राज करता है। भारत के अंडर है जो भूभाग अंडमान निकोबार, बट ये म्यांमार के बिल्कुल दक्षिण में है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय बा मालदीव को अलग करती है। ठीक है, अभी इसमें मैंने आपको सारा कुछ करा दिया, इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है। और प्लीज आप वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते चलें। ओके, जय हिंद, बाय।